हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो केवीएस में जो 60 नंबर की पेडागोजी आनी है, उसमें जो 5 टॉपिक दे रखे हैं, 5 टॉपिक में एक राइट टू एजुकेशन 5th वाले सेक्शन में एक राइट टू एजुकेशन टॉपिक है 2009। ठीक है, इस एक्ट के बारे में आपको पढ़ना है और ये मेरे 7 पेज के कुछ नोट्स हैं जिनको मैंने मेन ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के, उनकी जो गवर्नमेंट साइट है उससे जाकर के कंटेंट निकाला है और अदर सोर्सेज से निकाला है। तो सारे डेटा आपको ऑथेंटिक मिलेगा और आप अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है केवीएस में। तो केवीएस पीआरटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और स्टार्ट करती हूँ मैं। तो देखिए, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है इसको राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि निःशुल्क एंड अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है और कंपलसरी एजुकेशन जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिसे पूछा जाएगा कभी भी एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन वो होती है जो 1 to 8 क्लास तक दी जाती है, 1st से 8 क्लास तक होते हैं उसमें। तो ये सारी एजुकेशन आपको फ्री करने की बात की गई थी इसमें। अब ये आया कब? राज्यसभा में इसको लाया गया था। ये जो बिल होता है, पहले बिल होता है फिर एक्ट बनता है ना, तो ये बिल 20 जुलाई में लाया गया, 20 जुलाई 2009 को। फिर 4 अगस्त को लोकसभा में लाया गया और फाइनली राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। तो ऐसे याद रखिएगा 20/4/26, इसी मतलब एक धुन में याद रखिएगा, रिदम में, कि 20 जुलाई, 4 अगस्त और 26 अगस्त 2009 की बात हो रही है क्योंकि 2009 का एक्ट है। लेकिन होता क्या है, जब राष्ट्रपति ने साइन किया उसके बाद ये पूरे भारत में कब लागू हुआ, तो पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जस्ट 1 साल बाद। उस समय क्योंकि 370 धारा हटी नहीं थी तो जम्मू कश्मीर मतलब हिस्सा नहीं था भारत का, इसीलिए जम्मू कश्मीर में उस टाइम नहीं हुआ था, लेकिन अभी तो पूरे इंडिया में है। उस टाइम पे अगर पूछा जाता है कि जब आरटी एक्ट आया था उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे या पीएम कौन थे या एचआरडी मिनिस्टर कौन थे, तो प्रेसिडेंट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, पीएम मनमोहन सिंह थे और एचआरडी मिनिस्टर, जिन्हें अब शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाता है, एचआरडी का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। तो जो मानव संसाधन मंत्री थे वो कपिल सिब्बल थे और अभी इसी पोस्ट का नाम हो गया है एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। लेकिन इस जो आरटी एक्ट था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसका उद्देश्य क्या था? तो अभी मैंने बताया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तो था ही था, उसके अलावा शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी कि सार्वभौमिकरण का मतलब होता है शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि सभी तक शिक्षा पहुँचे, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है या लड़का लड़की कोई भी हो, उसको 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्लास 1 to 8 तक दिया जाए। ठीक है, अब हुआ क्या, यहाँ पे देखिए अपडेट भी किया है मैंने नोट डाल करके कि एनईपी 2020 में, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020, उसका भी अभी आगे वीडियो आएगा क्योंकि वो भी हमारा टॉपिक है। तो उसमें 6 से 18 वर्ष यही कर दिया गया है, यानी कि 6 से 18 का मतलब कि अब क्लास 1 से 12वीं तक फ्री एजुकेशन देने की बात की गई है। अब देखते हैं इसको लागू होने में कितना टाइम लगेगा इनको। आरटी का स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि आरटी की संरचना क्या है, कैसे बना हुआ है? तो जब इनका आप ऑफिशियल देखेंगे ना तो उसमें ऐसे ही लिखा हुआ है कि उन्होंने 7 चैप्टर है। आरटी की जो पूरा स्ट्रक्चर है, जितना भी डेटा इसमें भरा हुआ है, उसमें 7 चैप्टर है, एक शेड्यूल है और 38 धाराएं हैं। ये 38 धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 7 चैप्टर है ना, चैप्टर के अंदर ही सेक्शन बने हुए हैं कि एक चैप्टर में मान लीजिए 2 सेक्शन है और एक चैप्टर में 14 सेक्शन है, ऐसे करके सेक्शन बने हुए हैं। अब सेक्शन की पढ़ने क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि टीचर का ट्यूशन देना निषेध है, यानी कि मना है, तो किस आर्टिकल में ये बात की गई है, किस सेक्शन में ये बात की गई है? तो आपको पता होना चाहिए ना कि 38 सेक्शन में कौन सा सेक्शन है वो। इसीलिए 38 के 38 सेक्शन में पढ़ाऊंगी। बहुत छोटे मेरे नोट्स हैं, इनको मैंने एकदम शॉर्टकट करके कोशिश की है बताने की। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ये पूरी पीडीएफ। तो अगला पॉइंट है संविधान के भाग 3 में। देखिए, ये जो आया है आरटी एक्ट, ये 2009 में आया है, लेकिन उससे पहले 46वें संविधान संशोधन, यानी कि 86 अमेंडमेंट 2002 द्वारा पहली हमारे फंडामेंटल राइट में, संविधान में भाग 3 में फंडामेंटल राइट दिया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट वो लीगल राइट होते हैं जो जिनसे किसी भी इंसान को वंचित नहीं रखा जा सकता। तो उसमें 21A में पहले ही शिक्षा को डाला गया था कि शिक्षा, राइट टू एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कानून कब बना है? तो 2009 में बना है। यानी कि पहले शुरुआत यहाँ हुई थी 2002 में और फिर इसी को ही और बढ़ावा देने के लिए 2009 में कानून बना दिया गया, क्योंकि कानून तो अब लागू ही होना है।
तो विश्व में ऐसा करने वाला, जो फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन देने वाला, भारत 135वां देश है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब देखते हैं 7 चैप्टर कौन कौन से हैं। तो 7 चैप्टर मतलब 7 अध्याय कौन से हैं, पहले शॉर्टकट में समझ लेते हैं, फिर डिटेल में समझेंगे। 7 चैप्टर जो है, वो पहला है प्रस्तावना, जिसके अंदर सेक्शन 1 और 2 आता है। अब ये जरूर याद रखिएगा कि पहले वाले में सेक्शन 1 और 2 है। दूसरा जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड पूरा चैप्टर है, जिसमें आर्टिकल 3 to 5 आता है। फिर ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर और पेरेंट है, जिसमें पेरेंट की और गवर्नमेंट की ड्यूटी बताई गई है, वो 6 से 11 इसमें सेक्शन आता है। चौथा है स्कूल और टीचर की ड्यूटी बताई गई है, जो कि 12 से 28 है। ठीक है, 12 से 28 ये सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर पूछा जाए सबसे छोटा चैप्टर कौन था, तो पहला वाला है ना प्रस्तावना, ये सबसे छोटा चैप्टर है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो 4th वाला है, क्योंकि इसमें ड्यूटी स्कूल और टीचर्स की बताई गई है। और 12 से 28 आपको पता ही चल रहा होगा, यहाँ देखिए 12 से 28 आर्टिकल हमको पढ़ने हैं। और 5वां है प्रारंभिक शिक्षा का समापन और उसका पाठ्यक्रम, यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका कंप्लीशन कैसे होगा और उसका करिकुलम क्या होगा। करिकुलम मतलब क्या चैप्टर्स होंगे और मतलब कैसे बना होना चाहिए उसका करिकुलम, कैसे आखिरी में पेपर लेना है, परीक्षा लेनी है, वो सब इसमें बताया गया है। छठा है बच्चों के अधिकारों का संरक्षण। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका एक अलग टॉपिक अलग है, उन्होंने पूछा बताया भी है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन अलग एक टॉपिक दे रखा है, उस पर अलग वीडियो आएगी। लेकिन यहाँ पे उसी से रिलेटेड कुछ हमको पढ़ना है। ये जो एक आयोग बना था जो 2005 का है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट दे रखा है। आखिरी है 7वां मिसलिनियस यानी कि विविध, इसमें 35 से 38 तक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 38 आर्टिकल तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन मैंने उससे भी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने अलग कर लिया है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो प्राइमरी लेवल पे एक क्वेश्चन आता है कि छात्र और शिक्षक का रेशियो कितना होना चाहिए, कितने छात्र पे कितने शिक्षक होने चाहिए। तो प्राइमरी लेवल पे क्लास 1 to 5 पे 30 पर 1 होना चाहिए, यानी कि अगर 30 छात्र हैं तो 1 शिक्षक होना चाहिए। लेकिन अगर छात्र बढ़ते हैं तो 60 पर 2 होना चाहिए, 60 से 90 पर 3 होना चाहिए, 91 से 120 पर 4 होना चाहिए और 120 से 200 पर 5 होना चाहिए। तो आप 30-30 कैसे बढ़ाते जाइएगा और एक एक बढ़ाते जाइएगा शिक्षक। ठीक है, इसको 2-4 बार बोल लेंगे। 60 पर 2, 60 से 90 3, 90 से 120 4, 120 से 200 5। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे नोट बना हुआ है। नोट में क्या लिखा है, नोट में ये लिखा है कि जैसे ही बच्चे 150 से अधिक हुए तो 5 टीचर तो चाहिए, इसमें देखिए 5 चाहिए ना, लेकिन 5 टीचर के साथ एक हेड टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, एक प्रधानाध्यापक का होना ज़रूरी है। अच्छा, अभी तक था कि 200 बच्चे होने पर 5 टीचर चाहिए, लेकिन अगर 200 से अधिक हो गए तो क्या रेशियो होना चाहिए, तो अभी 30 पे 1 होना, सॉरी 40 पे 1 होना चाहिए। ऐसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि छात्र शिक्षक रेशियो कितना होना चाहिए, तो 30 पर 1 होना चाहिए। लेकिन अगर पूछा जाएगा 200 से बच्चे अधिक हो गए तो कितना होना चाहिए, तो 40 पर 1, 40 बच्चों पर 1 टीचर चलेगा और उसके साथ में HM अलग से। ठीक है, HM का उसमें इंक्लूड नहीं है। अब अपर प्राइमरी का देखते हैं। अपर प्राइमरी में 35 पर 1 होना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा, 1 शिक्षक होना चाहिए 35 छात्रों पर। उसके अलावा साइंस और मैथ, सोशल स्टडीज़ और लैंग्वेज, ठीक है, विज्ञान गणित, सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन और भाषा, इनके लिए एक अलग से टीचर होना चाहिए। लेकिन यही पे अगर बच्चे 100 से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस समय एक फुल टाइम हेड टीचर यानी कि प्रधानाध्यापक का होना कंपलसरी है। और साथ में पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर में आर्ट और फिजिकल, पी का मतलब है यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के लिए पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ से अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है वर्किंग डेज कितना। अब सोचिए आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कितने दिन काम करना है साल में और कितने घंटे काम करना है। तो प्राइमरी के लिए 200 दिन साल में काम करना है, 200 दिन करना है और 800 घंटे टोटल साल का 800 घंटे, यानी कि एक दिन का कितना हुआ, 4 घंटे हुआ। अपर प्राइमरी के लिए 220 दिन काम करना है, साल में 1000 घंटे काम करना है और एक दिन का 4.5 घंटे काम करना है। बहुत अच्छी जॉब है ना। लेकिन नोट में याद रखिएगा, नोट में एक कंपलसरी चीज़ दे रखी थी उसमें कि एक टीचर एक वीक में मिनिमम 45 घंटे तो करेगा। एक हफ्ते में कम से कम मिनिमम 45 घंटे उसको काम करना है, पढ़ाना है। उसमें प्रिपरेशन आर भी इंक्लूड है। प्रिपरेशन आर का मतलब है तैयारी का जो समय होता है, कि अगर मान लीजिए तो एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम कह रही हूँ, पढ़ाने से पहले जो तैयारी होती है वो भी इंक्लूड है। अभी मैंने बताया था कि इस एक्ट के तहत जो एज लिमिट है वो 6 से 14 है।
लेकिन विकलांग छात्रों के लिए ये लिमिट 6 से 18 वर्ष कही गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल के लिए क्या दायरा है, कितने दायरे में स्कूल खुले होने चाहिए। तो प्राइमरी स्कूल हर 1 किलोमीटर पे होना चाहिए, और ये आगे सेक्शन में है भी, एक आगे सेक्शन में आप पढ़ेंगे कि 3 साल के अंदर, आरटीई लागू होने के 3 साल के अंदर ये चीज़ बनाना है कि 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर पे अपर प्राइमरी स्कूल। ठीक है, अच्छा ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट आपके जो वैदिक स्कूल है या मदरसा है या ईसाई मिशनरी स्कूल हैं, जितने भी धार्मिक शिक्षण संस्थान हैं, उस पे ये एक्ट लागू नहीं होता है। क्लियर। अब यहाँ पे तो ये कौन से स्कूलों पे लागू होता है, ये क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ पे आपको स्कूल पता होना चाहिए कि स्कूल की कितनी डेफिनेशन दे रखी है। इन्होंने बताया स्कूल 4 टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट स्कूल, एडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल और स्पेशल स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल वो स्कूल है जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट द्वारा चलते हैं। एडेड स्कूल वो होते हैं जो सहायता प्राप्त होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का कुछ हेल्प होता है उसमें, कुछ एडेड स्कूल होते हैं। प्राइवेट स्कूल पूरी तरीके से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलते हैं। और स्पेशल स्कूल जहाँ हमको जाना है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो किसकी कर रहे हैं? स्पेशल स्कूल में केवीएस आ जाता है, केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस, नवोदय आ जाता है, और राष्ट्रीय सैनिक स्कूल आ जाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म होते हैं। अब मैं सेक्शन बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन में देखिए, बताया था मैंने, जो पहला चैप्टर है ना प्रस्तावना वाला, पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में क्या कहा गया? बहुत ईजी सा है सब सेक्शन 1, तो उसमें कहा गया जो एक्ट है उसका नाम बताया गया है। अब RCFCEA क्या है? तो राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। इसका नाम मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, वो PDF जो स्टार्ट होती है तो वही है, इसीलिए मैंने यहाँ शॉर्टकट में डाला। 2009। इसका नाम तो आता ही आता है, उसके अलावा इसका एग्जीक्यूशन आता है, कैसे इसको क्रियान्वित किया जाएगा, कैसे इसको लागू किया जाएगा, इसके बारे में सेक्शन 1 में कहा गया है। सेक्शन 2 में क्या कहा गया है? तो सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेक्शन 2 में बहुत डिटेल में नहीं डाला, लेकिन मैं समझा रही हूँ, इसीलिए बहुत ढंग से सुनिएगा। सेक्शन 2 में आपकी डेफिनेशन दी गई है, परिभाषा दी गई है। किसकी? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट का मतलब है इसमें सरकार आ जाएगी, कौन सी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहाँ पे भी केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ सरकार है। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी। तो दिल्ली और पुडुचेरी का नाम याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश, वरना और जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहाँ पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है। तो गवर्नमेंट में ये आ गया। चिल्ड्रन में बच्चे आ जाएंगे जो 6 से 14 वर्ष के सभी जो बच्चे हैं वो आ जाएंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। वीकर सेक्शन में क्या आ जाता है? वीकर सेक्शन में वो बच्चे आ जाते हैं जिनके घर में जो इनकम है या पेरेंट की जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम है। याद रखिएगा, 2.5 लाख से कम है। ठीक है, उसमें वीकर सेक्शन आ जाते हैं वो। एलिमेंट्री एजुकेशन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब है 1 to 8 तक की, क्लास 1 से क्लास 8 तक की एजुकेशन को एलिमेंट्री या प्रारंभिक शिक्षा बोला जाता है। डिसएडवांटेज चाइल्ड कौन से होता है? डिसएडवांटेज का मतलब अलाभावित चाइल्ड। अलाभावित का मतलब है इसमें ST, SC और OBC, इन तीनों के जो बच्चे होते हैं, या फिर अनाथ बच्चे हैं, या कोई बच्चा है जिसके पेरेंट में कैंसर हो गया या HIV से पीड़ित है, तो वो डिसएडवांटेज चाइल्ड बोले जाते हैं। स्कूल्स में तो अभी मैंने बता दिया, स्कूल 4 टाइप के हैं, है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट और एडेड और स्पेशल। नेशनल कमीशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन। अब नेशनल कमीशन ऑफ चिल्ड्रन प्रोटेक्शन क्या है? इसका क्योंकि इन्होंने अलग से टॉपिक दे ही रखा है, हमको पढ़ना है ही है, तो हम यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ठीक है, वैसे आप समझ लीजिए एक आयोग है जो बच्चों के अधिकारों की का संरक्षण करता है। ठीक, 2005 में आया था, और आगे मैं पढ़ाऊंगी इस टॉपिक पे। अब सेक्शन 3 से 5 किस में आता है? सेक्शन 3 से 5 अध्याय 2 में आता है, चैप्टर 2 में आता है। लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। सेक्शन 3 में कहा गया है 6 से 14 एज के सभी बच्चे, ये बात की गई है कि मतलब जो एजुकेशन देनी है वो 6 से 14 एज के बच्चों को देनी है। फिर अभी तो चेंज हो गया ना, NEP में 6 से 18 कर दिया गया, लेकिन सेक्शन 3 याद रखिएगा। सेक्शन 4 में क्या है? जिनका इनरोलमेंट नहीं हुआ है उन्हें उनकी एज के अकॉर्डिंग प्रवेश दिया जाए। अब ये समझिएगा बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, वो 10 साल तक स्कूल ही नहीं गया। अब 10 साल तक स्कूल नहीं गया, अचानक से उसको स्कूल जाना था, तो क्या 10 साल की उम्र में आएगा तो क्लास 1 में नाम नहीं लिखा जाएगा उसको? अगर 10 साल का है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर वो 5th में आता है या 4th के अकॉर्डिंग है तो उसमें उसका नाम लिखा जाएगा, यानी कि एज के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखा जाएगा जिस भी क्लास के लिए वो वैलिड है। भले उसने पहले एजुकेशन ली है या नहीं ली है, ये शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उसको पूर्व शिक्षा का भी ज्ञान कराया जाए, उसकी क्लास की शिक्षा के अलावा भी। ठीक,
क्लियर। सेक्शन 5 में क्या है, स्कूल छोड़ने पर तुरंत टीसी देना अध्यापक की ड्यूटी है। यानी कि अगर कोई बच्चा स्कूल छोड़ता है तो उसको टीसी यानी कि स्थानांतरण जो प्रमाण पत्र नहीं होता है वो देना प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है। अब आता है 6 से 11 तक, ये आपका अध्याय 3 है, ठीक है। 6 से 11 सेक्शन 6 में क्या है, आर्टिकल लागू होने के 3 साल के अंदर गवर्नमेंट अपने क्षेत्र में स्कूल स्थापित करेगी। यानी कि अगर आर्टिकल जिस दिन से लागू हुआ, लागू कब हुआ है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है, तो उसके लागू होने के 3 साल के अंदर जो भी सरकार है वहाँ की वो अपने अपने क्षेत्र में स्कूल खोलेगी। और प्राइमरी के लिए क्या कंडीशन थी, अभी बताया था, 1 किलोमीटर के दायरे में, और अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर के दायरे में। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर, खर्च कैसे होगा, मतलब जो स्कूल खुलेंगे तो उसका खर्च की बात 7 में की गई है। क्या कहा गया, देखिए अगर आप ऐसे नहीं भी याद रखते हैं कि किस सेक्शन में क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना बहुत डीप घुस के तो देंगे नहीं वो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि क्या खर्च रेशियो है, कितने दायरे में होना चाहिए, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन। तो जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उनको बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो जो खर्च है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में बटा हुआ था उस टाइम पे, 65 और 35 का था। यानी कि 65, अगर 65% सेंटर खर्चा देगा तो 35% स्टेट देगा। लेकिन 2018 में ये रेशियो 60 से 40 कर दिया गया। यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट 60 देती है, अगर कहीं स्कूल खुलना है तो 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न के रेशियो, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब ये नॉर्थ हुआ और ये ईस्ट हुआ, जिसमें असम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय आ जाते हैं, उसके साथ में यूके और एचपी क्या है, यूके का मतलब उत्तराखंड और एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे जो इसका रेशियो है खर्च वाला वो 90 और 10 है। 90 का मतलब 90 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10 वो उनकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। 8वां 9वां 10वां 11वां बहुत ईजी से हैं। 8वें में ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट बताई गई है, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है। अब ड्यूटी, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी, इसको डिटेल में नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट की ड्यूटी किस सेक्शन में है। फिर लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी का मतलब है कि जो स्थानीय सरकारें होती हैं, स्थानीय लेवल पे जो काम करते हैं, मान लीजिए प्रधान है और या फिर जो सचिव होते हैं, ग्राम सचिव होते हैं, उनका क्या क्या काम है। 10वें में ड्यूटी ऑफ पेरेंट, क्या गार्जियन और पेरेंट की क्या ड्यूटी है। और 11वें में है गवर्नमेंट विल ओपन आंगनवाड़ी एंड नंदन घर फॉर प्री प्राइमरी एजुकेशन। अब मेरे नोट्स आपको देखकर बहुत हंसी आ रही होगी, लेकिन मैं ऐसे ही लिखती हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स, ताकि मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगे। तो 11वें में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट क्या करेगी प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए, प्री प्राइमरी एजुकेशन इनकी ECCE एक पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें हम लोग को बताना है कि 6 साल से पहले, क्लास फर्स्ट से पहले हम बच्चे को तैयार कर दें क्लास फर्स्ट के लिए, तो उसको प्री एजुकेशन बोलते हैं, यानी कि स्कूल जाने से पहले वाली एजुकेशन। उसके लिए आंगनवाड़ी और नंदन घर इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ, स्टार लगा दे रही हूँ, उसको ध्यान से पढ़िएगा। सेक्शन 11 में कहा गया है आंगनवाड़ी और नंदन घर खोलने की बात। अब अगला जो अध्याय शुरू होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारे स्कूल और टीचर की ड्यूटी के बारे में बताया था ना अभी। कौन सा अध्याय, अध्याय है चौथा वाला, जिसमें 12 से 28 तक पढ़ना है, सबसे बड़ा यही है। अब देखिए इसको मैंने बहुत प्रिसाइज किया हुआ है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। सेक्शन 12 में इन्होंने कहा है कि 25% सीट रिजर्व होगी पुअर और डिसएडवांटेज चाइल्ड के लिए। किसी भी स्कूल में जो कि मतलब ऑब्वियसली उनकी डेफिनेशन में आते होंगे, उसमें 25% सीट रिजर्व की जाएगी गरीब बच्चों के लिए। 13वां सेक्शन कहता है नो फीस और स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं। अब क्या समझिए, यहाँ पे कोई भी फीस नहीं पड़ेगी स्कूल में एंट्री के लिए। और स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब, जैसे आप कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं ना, तो क्या करते हैं वो लोग, पहले टेस्ट लेते हैं, बच्चे का टेस्ट लेते हैं, फिर अभी तो बहुत बड़े स्कूल में ना पेरेंट्स का भी टेस्ट लिया जाता है कि ये पेरेंट को आता भी है कि घर पे वो गाइड कर पाएंगे या नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। अगर पेरेंट पढ़े लिखे हो या ना हो, आपको स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेना है, आपको उनको प्रवेश देना ही देना है। अगर ऐसा किसी ने किया तो उसके ऊपर जुर्माना है। तो आर्टिकल 13 में जुर्माना है। अब जुर्माने वाली बात हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप आगे कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट था। तो सेक्शन 14 में क्या है, सेक्शन 14 में बर्थ सर्टिफिकेट या एज प्रूफ ना होने पर एडमिशन से वंचित नहीं किया जाएगा। देखिए ये ड्यूटी किसकी है, ये टीचर की है ना। टीचर, हेड मास्टर, उनकी ड्यूटी है कि आपको एडमिशन देना ही देना है, किसी भी हालत में देना है, मना तो करना नहीं है, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो या ना हो। तो
ये सेक्शन 14 में बताया गया है। सेक्शन 15 में मेरे हिसाब से आपको ये वाला जो 12 से 28 है इसको पूरा ढंग से रट लेना है, क्योंकि ये टीचर की ड्यूटी की बात की गई है। अगर ये इसमें नहीं आता है तो ये आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इसीलिए ढंग से तैयार करिए। सेक्शन 15 में कहा गया है प्रवेश की तिथि के बाद भी एडमिशन दिया जाएगा। मतलब अगर एक होता है ना एंट्री डेट होती है, कितनी इतनी एंट्री डेट तक ही एडमिशन हो रहा है, लेकिन जो इस एक्ट के तहत ये कहा गया है कि अगर प्रवेश की तिथि खत्म भी हो गई है तभी भी अगर कोई बच्चा आता है तो 6 माह तक प्रवेश दिया जा सकता है, मतलब 30 सितंबर तक देना ही देना है। उसके बाद भी मेरे हिसाब से वो मना नहीं कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन है। 16 सेक्शन में कहा गया है कि एक ही कक्षा में किसी भी छात्र को नहीं रोकेंगे, लेकिन जैसे आपको इसको क्या बोलते हैं, इसको अवरोधन बोलते हैं ना, नो डिटेंशन पॉलिसी। अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है, तो इसका मतलब है किसी भी बच्चे को हमको फेल नहीं करना है। ये पहले था, अभी अपडेट हो गया है। अपडेट क्या हुआ है, अब देखिए यहाँ पे नोट डाल के लिखा हुआ है मैंने कि 3 जनवरी 2019 को, डेट नहीं डाली थी मैंने, 2019 लिख दिया है क्योंकि इतना मुझे नहीं लग रहा पूछा जाएगा। अमेंडमेंट 2019 से हुआ है जिसमें कहा गया है अगर बच्चा बहुत वीक है तो कर सकते हैं फेल, उसे क्लास रिपीट करा सकते हैं, वरना पहले ये था कि क्लास रिपीट नहीं कराना है, भले बच्चा कितना भी लद्दड़ क्यों ना हो। एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी किए बिना नाम नहीं काटा जा सकता, ये भी इसी में कहा गया था कि अगर कोई बच्चा 1 से 8 तक पूरी क्लास नहीं कंप्लीट करता, भले वो स्कूल आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, उसका नाम नहीं काटना है। सेक्शन 17 में क्या कहा गया है, 17वें में कहा गया है मारपीट नहीं करनी है, तो पता ही है सबको, ये इंपॉर्टेंट है। मारपीट ना करने वाला किस में कहा गया है, सेक्शन 17 में, ठीक है। अब सेक्शन 18 में क्या कहा गया है कि बिना सरकारी मान्यता के कोई भी स्कूल नहीं चलेगा। लिखा नहीं होता है एफिलिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एफिलिएटेड बाय CBSE, एफिलिएटेड बाय यूपी गवर्नमेंट, तो वही चीज़ यहाँ बताया गया कि बिना सरकारी मान्यता के कोई स्कूल नहीं खोला जाएगा। अगर खोला तो 1 लाख का जुर्माना है, और पर डे का शायद 10,000 रुपये था, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद करना, 1 लाख रुपये जुर्माना याद रखिएगा। अब यहाँ पे 19 आर्टिकल ये कहता है कि स्कूल स्थापित करने के कुछ मानक और मापदंड होते हैं, नहीं किसी भी स्कूल को खोलने के कुछ स्टैंडर्ड और नॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। सेक्शन 20 में अनुसूची में संशोधन करने की बात की गई है, जो कि गवर्नमेंट पावर है, यानी कि जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल में गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है। अब सेक्शन 21 में क्या, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन 21 देखते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए मैंने अभी वीडियो के अंत तक जाइएगा, अंत में मैंने इसको एकदम डिटेल में बता दिया है। इससे जो फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट वाले आएंगे, कितने कमेटी में कितने मेंबर होने चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो सब कुछ। लेकिन SMC क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि स्कूल प्रबंधन कमेटी, तो इसका गठन की बात 21 में की गई है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 22 जो है उसमें SMC क्या करेगी, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगी। इसका काम होता है SMC का कि स्कूल विकास योजना बनाएगी। उसके अलावा SDMC यानी कि स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए भी इसमें बात की गई है। सेक्शन 23 में शिक्षकों की नियुक्ति की बात की गई, यानी कि हमारी जो नियुक्ति हो रही है ना, जो होगी KVS में, वो सेक्शन 23 में बात की गई है, जिसमें उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई, उनकी सैलरी के बारे में बात की गई है। और सेक्शन 24 इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो टीचर होगा उसकी ड्यूटी की बात की गई है कि उसकी ड्यूटी क्या है, मतलब टाइम से स्कूल आना, और यही सब बातें उसमें लिखी हुई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, तो आपको पता ही होगा कि टाइम से स्कूल आना, समय पे अब सिलेबस कंप्लीट कराना, और मतलब ढंग से पढ़ाने वढ़ाने की बात की गई थी। उसके अलावा शिकायतों के निवारण का उल्लेख है, अगर कोई टीचर से रिलेटेड, यहाँ टीचर की शिकायत की बात की जा रही है, ग्रेवियंस जो टीचर से रिलेटेड है उसका भी उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 25 में स्टूडेंट टीचर रेशियो, वो मैंने स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दिया था, कितना होना चाहिए, 30/1 और 35/1, प्राइमरी और अपर, और बढ़ने पर तो अलग रेशियो है, वो स्टार्टिंग में बताया है, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक। सेक्शन 26 में वैकेंसी 10% से अधिक रिक्त नहीं होनी चाहिए। अब इस पर आपको हंसी आएगी बहुत ज़ोर की खासकर यूपी वाले। देखिए, इसमें सेक्शन 26 में साफ साफ कहा गया है कि स्कूल में 10% से अधिक वैकेंसी रिक्त खाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा है वास्तविकता में? नहीं है। यूपी में तो देख लीजिए 4 साल से वैकेंसी नहीं आई है। तो होता क्या है, वैकेंसी काफ़ी रहती है लेकिन ये लोग शो नहीं करते, बल्कि आर्टिकल में ये कहा गया है। सेक्शन 27 में कहा गया है कि टीचर को, अब ये भी, इस पर भी आपको हंसी आएगी, क्योंकि टीचर को
जनगणना, डिसास्टर रिलीफ वर्क, यानी कि अगर कोई सेंसस होता है ना, सेंसस जब काउंट होता है, और या आपदा संबंधी कोई काम होता है, या फिर इलेक्शन वर्क है, इसके अलावा किसी भी ड्यूटी पर शिक्षक को नहीं लगाना जाना है। लेकिन क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। पता है, शिक्षकों को अननेसेसरी कितनी भी ड्यूटी पे भेज दिया जाता है कि आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, ग्राम प्रधान कहीं पे भी बुला लेते हैं, तो ये चीज़ गलत है, जबकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। और सेक्शन 28 में है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 28 में कहा गया है कि प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगाई गई है। प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाना है किसी भी हालत में गवर्नमेंट टीचर को। अब सेक्शन 29 देखते हैं, जो कि सेक्शन 29 आपका 5वें चैप्टर में आता था। 29 और 30 ये 5वें में आता है। पूरा देखिए, मैंने ये जो बाउंड्री लगाई है ना दोनों लाइन से, इसीलिए कि यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो नए चैप्टर में सेक्शन 29 और 30 में कहा गया है कि शासन द्वारा लिखित सूचना पर तैयार करना, क्या करिकुलम, क्योंकि 29 में क्या था हमारा, 29 में हमारा वो था ना कि पाठ्यक्रम बनाने से रिलेटेड, तो सरकार कहेगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको पाठ्यक्रम बनाना है। 30 में है एलिमेंट्री एजुकेशन तक कोई भी बोर्ड नहीं होना है, यानी कि देखा होगा 1 to 8 तक, क्लास 1 to 8 तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होती है। तो पढ़ाई पूरी होने पर, एक तो ये पॉइंट हो गया कि कोई भी बोर्ड नहीं है, इसकी बात आर्टिकल 30 में की गई है। उसके अलावा पढ़ाई पूरी होने पर एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा स्कूल की तरफ से कि कंप्लीट कर लिया इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन। अब है अगला आपका चैप्टर है जो कि बाल संरक्षण अधिकार अधिनियम, ठीक है, उससे रिलेटेड है, जिसमें बालकों के जो अधिकार है उनके प्रोटेक्शन की बात की गई है। और ये आपका 31 से 34 तक पढ़ना है। तो बस इसको ख़त्म करते हैं, फिर एक अध्याय और है थोड़ा सा बड़ा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 31 में कहा गया है कि राज्य और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, अब जो मतलब सेंट्रल लेवल पे अलग एक आयोग बनेगा, कमीशन बनेगा, और राज्य लेवल पे अलग बनेगा। 32वें में कहा गया है बच्चों की शिकायतों के निवारण और आयोग में अपील, यानी कि अगर बच्चों की अगर कोई शिकायत है तो उसके निवारण के लिए आयोग में अपील की जा सकती है। कौन से आयोग में? जो ऊपर बताया गया है, स्टेट और नेशनल कमीशन आयोग जो था ना, उस पर की जा सकती है। अब देखिए 31, 32 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 33, 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार 33 में कहा गया है कि एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनेगी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनेगी, जिसके अध्यक्ष एचआरडी मिनिस्टर होंगे। एचआरडी मिनिस्टर मतलब जो अभी शिक्षा मंत्री हैं उनको एचआरडी मिनिस्टर यहाँ लिखा हुआ है, अध्यक्ष होंगे। इसमें मैक्सिमम मेंबर 15 ही हो सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ सेम स्टेट एडवाइजरी काउंसिल होगी, यानी कि तो सेंट्रल लेवल पे था 33 में, और 34 में यही सेम चीज़ स्टेट लेवल पे एक एडवाइजरी काउंसिल होगी, जिसके हेड कौन होंगे? राज्य के जो शिक्षा मंत्री होंगे वो होंगे, और इसमें भी 15 मेंबर ही हो सकते हैं। अब ये आपका 6ठा चैप्टर खत्म होता है। 7वें चैप्टर में बस इतना सा पढ़ना है। 7वें चैप्टर में आपको जो मिसलिनियस वाला था कि गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे गाइडिंग प्रिंसिपल निकालेगी कि कैसे स्कूल चलाना है, उसको रिलेटेड। 36वां इंपॉर्टेंट है। 13, 18, 19। 13 में क्या था? 13 में आपका था कि क्या था 13 में कि, एक मिनट, अब देखिए इतना ज़्यादा है ना कि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। कि आर्टिकल 13 में आपका ये था कि किसी भी बच्चे को प्रवेश से नहीं रोका जाएगा, मतलब फ़ीस नहीं ली जाएगी, अगर लिया तो जुर्माना होगा। ये जुर्माने वाले सारे थे। इसमें मान्यता प्राप्त वाला 18 में था कि मान्यता प्राप्त वाला। 19 में स्कूल के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं स्कूल इस्टेब्लिश करने के, तो इन तीनों में जो कार्यवाही की जाएगी, कार्यवाही से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करना है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर जुर्माना लगाना है तो उसके ऊपर जो ऑफिसर हैं उनसे अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसीलिए तो लोग बच जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो पैसा चल जाता है, और ये फैक्ट है। खैर 37 में, आर्टिकल 37 में कहा गया है सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट एसएमसी का मतलब है स्कूल मैनेजमेंट जो काउंसिल थी ना, जो गठन की बात की गई थी, के निर्णय के खिलाफ अगर इन्होंने कुछ निर्णय लिया तो उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा, नो मुकदमा इन अदालत, ठीक है, यानी कि कोई भी मुकदमा अदालत में नहीं हो सकता है। इनके जो भी निर्णय होंगे उसको सही माना जाता है। आर्टिकल 38 ये कहता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी का जो लागू होना राज्य सरकार कुछ संशोधन के साथ कर सकती है। जो पूरा आरटी है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन इसको राज्य सरकार अपने लेवल पे कुछ संशोधन करके कर सकती है। यहाँ पे आपका पूरा 38 सेक्शन खत्म होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएमसी का मतलब है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब इसमें क्या बात की गई थी? इसमें कहा गया था कि 75%, यानी कि इसके जो मेंबर होंगे वो 75%, यानी कि 3/4 मेंबर पेरेंट और गार्जियन होंगे। पेरेंट और गार्जियन में भी उन जो वीकर सेक्शन के हैं उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। 50% वुमेन का होना ज़रूरी है।
ठीक है। प्रधानाचार्य जो होंगे, जो हेड मास्टर होंगे, वो इस समिति के सचिव होंगे। सचिव का मतलब सेक्रेटरी होंगे। और इस एसएमसी का काम क्या होता है? इस एसएमसी का काम होता है स्कूल विकास योजना बनाना, यानी कि अब बताया था ना, वहाँ पे लिखा भी था स्कूल डेवलपमेंट और योजना बनाना, ठीक है, प्लान। और गवर्नमेंट से मिलने वाले जो ग्रांट, जो पैसा वैसा मिलता है ना, उसको मॉनिटर करना है कि सही से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। मॉनिटर द वर्किंग ऑफ ए स्कूल्स, स्कूल ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने देखा होगा, अगर आपकी जो इंटर्नशिप लगती है जब, तो उस टाइम पे इसको वो गार्जियन आते हैं, कुछ मीटिंग होती है हेडमास्टर के साथ, तो वो उनका काम यही होता है, वो एसएमसी होती है, उनका काम होता है चेक करना कि स्कूल ढंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब आखिरी पॉइंट है कि प्रत्येक 2 वर्ष में एसएमसी का गठन किया जाएगा। अब यहाँ पे होता है आपका पूरा कंप्लीट, और ये काफ़ी मेहनत लगी है, तो आई होप आप सब पसंद करेंगे और शेयर जरूर करिए और मल्टीपल टाइम सुनिए, कुछ भी काम करते हुए सुनिए। सेक्शन का आप डेटा नहीं याद कर सकते तो ये ज़रूर याद रखिए कि क्या कहा गया है, क्योंकि अगर ये इसमें नहीं इंपॉर्टेंट है तो आपके इंटरव्यू में तो ज़रूर ही पूछा जाएगा इसे, मतलब डीपली जो बातें होती हैं कि क्या आपको ये पता है या ये पता है, ऐसे रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।